हाँ, स्टार्ट है। बिल्कुल भैया, आप स्टार्ट कर सकते। ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है आधुनिक परिवार व्यवस्था और परंपरागत परिवार व्यवस्था, इन दोनों के बीच में अंतर। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि इन दोनों में कौन सही है, और अगर दोनों गलत हैं तो तीसरी और सही व्यवस्था क्या हो सकती है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि परंपरागत और आधुनिक परिवार व्यवस्था क्या है। देखिए, कोई भी व्यवस्था दो तरह की होती है। पहली परंपरागत, दूसरी आधुनिक। परंपरागत व्यवस्था जो होती है वो लंबे समय से चली आ रही होती है, जिसे वर्तमान में फॉलो किया जाता है। जो आधुनिक व्यवस्था होती है वो वर्तमान समाज की उपज होती है, और वर्तमान समाज की परिस्थितियों, उसकी दशाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होती है। अब हम बात करते हैं परिवार व्यवस्था। ठीक इसी तरह से जो परिवार व्यवस्था है उस पे भी ये लागू होती है। परंपरागत परिवार व्यवस्था, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, जिसमें सारे कुटुंब परिवार मिलकर रहते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था आई है आधुनिक परिवार व्यवस्था, उसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। वहां पे एकल परिवार का चलन है। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि परिवार व्यवस्था में जो दो तरह की है, आधुनिक और परंपरागत, ये क्या है। अब हम इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं और जो अंतर है, मैं उसको आपको बताऊंगा। जो परिवार व्यवस्था परंपरागत है वो संयुक्त होता है। उसका एक मुखिया होता है, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति होता है। वह परिवार के सारे कार्यों का संचालन, उसका निर्णय करता है। लेकिन आधुनिक परिवार व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति उसका नियंत्रक या संचालक नहीं होता। यहाँ पे हर कोई अपनी इच्छा से समान अवसर पाकर कार्य करता है। इसके अलावा जो परिवार व्यवस्था परंपरागत है, उसमें देखा जाता है कि वो जब रूढ़ हो जाती है, वो जब विकृत हो जाती है, तो उसमें घुटन होती है। लेकिन जो आधुनिक परिवार व्यवस्था है उसमें अनुशासन और और नियंत्रण के अभाव में वह व्यवस्था में टूट जाती है, वहां पे घुटन होती है। तो ये हम जानते हैं। इसके अलावा जो एक और बात है जो परिवार व्यवस्था में, कि परिवार व्यवस्था में जो परंपरागत है उसमें लोकतंत्र का भाव होता है। वहाँ पे जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उस पे बल दिया जाता है। लेकिन आधुनिक परिवार व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि
इन दोनों व्यवस्था में कौन अच्छी है और कौन बुरी। देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बोला कि आधुनिक परिवार व्यवस्था की जो कमी है वो है घुटन। तो जो परंपरागत परिवार व्यवस्था है उसकी एक कमी है, वो है घुटन। इसके अलावे जो परंपरागत परिवार व्यवस्था की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे सामूहिकता होती है, लोगों के बीच में अपनत्व होता है, और संकट के समय में लोग एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन आधुनिक परिवार व्यवस्था में वो बात नहीं मिलती, और जब संकट की घड़ी आती है तो एकल परिवार मुश्किल में पड़ जाते हैं। मेरा यह भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो भी पुरानी व्यवस्था है उसको हम गाली दें और आधुनिक है उसे हम अपना लें, या इसका उल्टा कि जो जो भी आधुनिक है उसको हम गाली दें और जो परंपरागत है उससे हम चिपके रहें। हमें दोनों के बीच में बदलती हुए समाज स्थिति काल के अनुसार सामंजस्य स्थापित करना ही चाहिए। एक जो एक जो व्यवस्था है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो हमें लोकतांत्रिक परिवार की स्थापना करनी चाहिए। अगर इसका आप समाधान देखें तो इसके लिए हमें लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में अनुशासन होता है लेकिन उच्छृंखलता नहीं होती, और जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको बराबर हक मिलता है। आदर्श परिवार प्रणाली की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो परिवार हैं, जो पारिवारिक संरचना है उसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को जब चाहे परिवार से अलग हो सकता है। इसमें राज्य या कानून का हस्तक्षेप न हो जब तक कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। इसके अलावे माता पिता पति पत्नी बच्चे आदि के संबंध परिवार तक ही सीमित हों, परिवार तक ही सीमित हो। कानून में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि विवाह तलाक जैसी जो व्यवस्था है वो परिवार की आंतरिक समस्या हो या उसकी अपने मुद्दे हो, इसमें राज्य या कानून हस्तक्षेप न करे। हमारे यहाँ एक दिक्कत ये हुई कि जो हमारे जब आज़ादी के समय जो हमारे नीति नियंता थे वे पश्चिमी या वामपंथी विचार से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था को समझा ही नहीं, और उन्होंने जो पश्चिम की नकल की उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारा परिवार टूट रहे हैं। उन्होंने परिवार की कोई स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं बनाई, और उसका परिणाम है कि आज भारतीय समाज में जो परिवार व्यवस्था है वो संकट के दौर से गुजर रही है। इसमें एक बात और आनी चाहिए
कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो परिवार की सामूहिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो नागरिकता है वह परिवार की होनी चाहिए। और जो विवाह हो, जो 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 हम परिवार का निर्माण करें वो आपसी सहमति से हो, स्वीकृति से हो और समाज की अनुमति से हो। तो ये था जो जो विषय हमने आपके सामने रखा। आधुनिक परिवार और परंपरागत परिवार क्या है, दोनों की विशेषता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और हमने जो इसका समाधान भी आपको आपको सुझाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर अपनी बात रख देता हूँ। एक तो हम परिवार की बात करें तो ये समझना आवश्यक है कि परिवार है क्या। वर्तमान परिभाषा के अनुसार रक्त संबंधों के आधार पर, विवाह के आधार पर या गोद लेने के आधार पर परिवार की परिभाषा तय की गई है। लेकिन मान लीजिए कि परिवार केवल नंबर ऑफ पीपुल्स नहीं है, सदस्यों की संख्या नहीं है। परिवार में सामूहिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, सहभागिता भी होती है सबकी, परस्पर सहयोग भी होता है। मतलब अगर परिवार का एक व्यक्ति ऐसा है जो कमजोर है आर्थिक स्तर पर या किसी स्तर पर या शारीरिक स्तर पर, तो परिवार के अन्य लोगों का यह धर्म हो जाता है कि वो उसकी सहायता करें। या फिर हम देखते हैं कि ऐसा ना हो कि परिवार में कोई संपन्न हो जाए तो वो अलग ही हो जाए। तो ऐसे में परिवार व्यवस्था जो है वह टूटने लगती है कि किसी एक के ऊपर ही सारा का सारा भार डाल दिया जाए। जब कोई समस्या में है तब तो उसकी जो है सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये विचार करे कि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है और हम लोग जो है वो बैठ करके मजे मारते रहें, सब उसी पर निर्भर हो जाएं, तो भी परिवार व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अर्थात परिवार में सब एक दूसरे के सहभागी हो जाते हैं। जब हम परिवार व्यवस्था की बात करते हैं तो जो वर्तमान परिवार व्यवस्था है उसे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सही है या बहुत गलत है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। और ऐसे ही हम अपनी परंपरागत परिवार व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां भी हम देखते हैं समस्याएं थी। जैसे परंपरागत परिवार व्यवस्था में महिलाओं को जो है वो कम अधिकार थे और वर्तमान में अधिक अधिकार हैं। तो दोनों में समस्याएं हो जाती हैं। न पहले ये व्यवस्था आदर्श थी, न अब आदर्श दिखाई देती है। बताया और हमारी रामराज जी आपका माइक चालू है क्या? हाँ। तो पहले की व्यवस्था को देखा जाए और अब की व्यवस्था में देखा जाए तो दोनों में ही कहीं भी आदर्श व्यवस्था नहीं दिखती है। अब आदर्श है क्या, किसको हम परिभाषित करें कि आदर्श परिवार है, एक अच्छा परिवार है? तो ऐसा परिवार जिसमें केवल स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो, सहजीवन ना हो, वह भी आदर्श न है, नहीं है। और ऐसा परिवार जिसमें केवल और केवल सहजीवन हो अर्थात घुटन हो, वहां पर भी जो है उसे भी आदर्श नहीं कह सकते हैं। तो जिस परिवार में घुटन होगी वह भी ठीक नहीं है, जहां टूटन है वह भी ठीक नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता प्राप्त है तो सहजीवन उसकी बाध्यता होती है। चाहे वह हम एक राष्ट्र की परिधि में संवैधानिक व्यवस्था में देखें या एक परिवार व्यवस्था में देखें, क्योंकि दो व्यक्ति अगर आपस में रहते हैं साथ में तो वो दोनों आपसी सहमति से रहते हैं, और जब सहमति से रहते हैं तो एक दूसरे की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है बाधित होती है। वर्तमान जो व्यवस्था है वहां नागरिक उस व्यक्ति को भी मान लिया गया है जो किसी परिवार का अंग नहीं है। मैं जब कोटेशन को पढ़ रहा था तो वहां पर ये दिया हुआ है कि कम से कम दो लोगों का परिवार होना चाहिए तभी उसे नागरिक माना जाए। और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर आप
किसी के साथ नहीं रहते हैं, अर्थात आपके पास सहजीवन का अभाव है। और अगर कोई व्यक्ति सहजीवन में नहीं रहना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी भी कौन लेगा? अर्थात नागरिक बनने की शर्त भी यह होनी चाहिए कि कम से कम वह किसी न किसी परिवार से तो जुड़े। यह उसकी स्वतंत्रता हो सकती है वो किस परिवार से जुड़ता है, लेकिन कम से कम दो व्यक्तियों का परिवार बनना चाहिए। चाहे उसमें दो पुरुष हो, चाहे दो महिलाएं हो, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे कैसे भी आप बनाइए, लेकिन परिवार में रहना आपकी संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परिवार में नहीं रहता है तो उसे नागरिक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक के लिए केवल फ्रीडम और उसकी सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि उसके लिए उसको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। कई सारी परंपराएं हमारे यहाँ पुराने समय से चली आती रही जिसमें संशोधन की आवश्यकता थी। जैसे हम बात करें, पुराने समय में कुछ नियम बने हुए थे कि सूर्य अस्त होने के बाद जो है वह नाखून नहीं काटना है। उस समय ये नियम बना होगा क्योंकि लाइट नहीं रहती थी तो लोगों को डर होगा कहीं हाथ ना कट जाएं, या फिर जो गधबेर का समय होता है तो कह देते थे कि उस समय जो है झाड़ू ना लगाया जाए। बहुत सारे जो नियम थे वो उस परिस्थिति में बनाए गए थे जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब हम उन्हीं परंपराओं को अगर ढोते रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जबकि आज हमारे पास जो है तरह तरह के संसाधन भी हैं। तो जब वो व्यवस्था बनी थी तो किसी कारण से बनी थी, लेकिन अब जब हमने उसको परंपरावादी मान लिया और रूढ़िवाद की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए, तो जब उसकी आवश्यकता नहीं रही तब भी हम उसे ढोते रहे। किसी कालखंड में ऐसा रहा होगा कि आक्रमणकारियों के समय में हमने देखा कि वहां पर जो है भ्रूण हत्याएं भी शुरू हुई। जैसे मैं राजस्थान की ही बात करता हूं, तो वहां पर ये 1530 के आसपास घटना दिखाई देती है। लेकिन उस समय तो भाई आक्रमणकारी थे, उसके बाद यही व्यवस्था जो है सन 2000-2020 तक भी चलती रही। तो फिर उस परंपरा को 500 वर्ष तक ढोने की आवश्यकता क्या थी? जो किसी आपत्ति काल में जो है वो व्यवस्था वहां पर लागू हुई। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं और सिद्धांत हैं जिनको हम सिर्फ इस बात के लिए ढो रहे हैं कि वो हमारे पूर्वजों का था और उसको हमको सहेज कर रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ त्याग देने के ही योग्य है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे काम का भी था। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो पहले व्यवस्था थी वहां पर बफर सिस्टम नहीं था। आप लोग सभी लोग देखते हो जो खाते थे वो बैठ कर खाते थे। तो वास्तव में वैज्ञानिक स्वरूप तो वही है, बैठकर ही भोजन करना चाहिए। अब हम आधुनिक हो गए, बफर सिस्टम आ गया, खड़े खड़े लोग खाते हैं। लेकिन चाहे अब कितना भी आधुनिक हो जाए वो शरीर के लिए तो नुकसानदायक है, भोजन करने का वह तरीका नहीं है। अर्थात कुछ चीजें जो बनी थी वह वैज्ञानिक आधार पर भी बनी थी, लेकिन हम आधुनिक होते चले गए तो आज हमने उसको खराब मान लिया कि नीचे बैठकर खाना खराब हो गया, बफर सिस्टम अच्छा हो गया। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि वो परंपरा जो पहले से चल रही थी उसका कोई वैज्ञानिक स्वरूप है तो ठीक है, उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, या फिर वह वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नहीं है, उसे त्यागना चाहिए, तो उसे त्यागने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हम नया नया ही स्वीकार कर ले। जैसे कल जो है वह चर्चा चल रही थी तो उसमें वैद्यराज आहूजा जी ने बात रखी कि जिस प्रकार से अश्लीलता बढ़ रही है, हम लोगों को देखने में भी लज्जा आती है, तो आधुनिकता का हम अर्थ क्या समझ लें? आधुनिकता का अर्थ अगर हम केवल कपड़े उतारना ही समझ लें तो फिर आज से 1500 वर्ष पूर्व जब आर्यभट्ट पैदा हुआ तो आर्यभट्ट तो वैज्ञानिक हो गया। क्या हम उसे आधुनिक माने या हम स्वयं को आधुनिक मान ले? क्या आधुनिकता का आधार यही रह जाता है? ऐसे में भी परिवार व्यवस्था टूटती है जब आप किसी को विशेष अधिकार दे देते हैं, लेकिन आप उसमें जो है उसको सहजीवन के लिए बाध्यकारी नहीं करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो होता है। बात आती है कि भारत की जो परिवार व्यवस्था है उसमें सारी की सारी जो समस्याएं हैं, चाहे हमारी जो कल चर्चा चल रही थी महिला पुरुष पर, या उससे पहले जो चर्चा चल रही थी हमारी आरक्षण पर, या आज की जो चर्चा है हमारी परिवार व्यवस्था पर, उन तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है, वह है राज्य का हस्तक्षेप। अर्थात राज्य के हस्तक्षेप के बिना यह जो है समस्याएं नहीं बढ़ सकती। परिवार अपना आंतरिक संविधान, आंतरिक कानून बना सकता है,
किसके विशेष अधिकार होंगे, परिवार का मुखिया जो है कौन बनेगा। पहले जो परिवार का बड़ा व्यक्ति था वही मुखिया बन जाता था। अब अगर उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, योग्य को बनाने की आवश्यकता है, तो हम लोग क्यों उस परंपरा को ढोते रहें। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती थी, चुनाव नहीं होता था। अब परिवारों में अगर चुनाव के माध्यम से मुखिया को चुना जाए तो इसमें क्या समस्या है। मुखिया परिवार से ना ऊपर ना हो करके जो है किसी व्यक्ति से ऊपर हो, और परिवार व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, सारे परिवार के लोग मिलकर के हटा सकें, इसमें कहाँ समस्या आ जाती है। अगर परिवार की संपत्ति जो है वो घोषित कर दी जाए, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए, तो इसमें कहाँ समस्या आ जाएगी। परिवार व्यवस्था में सबके जो है अधिकार समान रहेंगे, अधिकार के साथ साथ जो है दायित्व भी समान हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राज्य के द्वारा पोषित की गई है, चाहे वह महिला पुरुष संबंध हो, चाहे वह जाति हो, चाहे वह परिवार में व्यवस्था को तोड़ना हो। और पश्चिम का प्रभाव तो हमें निश्चित स्तर पर दिखाई देता है। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, केवल आंख बंद करके जो है पश्चिम से नकल कर ली, और यह मान लिया कि सब उनका दिया हुआ सब कुछ आधुनिक है और हमारा जो कुछ दिया था वह सब बेकार ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हमारा बेकार है, मैं ये कहता हूं कि उसमें भी काफी कुछ था जो स्वीकार करने के योग्य है। और पश्चिम से भी अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आंख बंद करके पुरानी व्यवस्था को या नई व्यवस्था को, दोनों में से किसी को स्वीकार करना घातक है। जो वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल है उसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी अपनी बात रखेंगे। राकेश जी, आचार्य जी, ज्ञानेंद्र जी, श्रीकांत जी, आए तो सभी लोग जुड़े ही हैं। राजेश प्रजापति जी हैं, नरेंद्र जी भी आज साथ में है हमारे, केसरवानी जी हैं। देखिए अपने सभी साथियों को नमस्कार। अ, मेरा ये कहना है कि परिवार तो परिवार होता है, क्या परंपरागत और क्या आधुनिक। समय और परिस्थिति के अनुसार जो परिवारों में बहुत, जैसे आम जीवन में मानव के जीवन में परिवर्तन हुए हैं या होते हैं, उसी तरह से परिवार व्यवस्था के अनुकूल भी जो परिवर्तन चाहिए या जो होना चाहिए वो होते ही हैं। और मतलब उसको लेकर के किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। रह गई बात कि परंपरागत परिवार, क्या अगर मान लीजिए कि सुबह उठ करके मुझे याद आ रहा है एक उदाहरण कि कुछ दिन पहले जब एक बार बाबा बता रहे थे हमें कि हम अपने परिवार में किसी बच्चे को संस्कारित नहीं करते हैं, किसी को ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें दो पैर छूना है या ये छूना है वो छूना, उसके मूल स्वभाव मूल प्रकृति में छोड़ देते हैं। तो क्या किसी के अंदर संस्कार का बीजारोपण कर देना कि तू तो गुरु देवो भवा, पितृदेवो भवा, मातृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, सब तो देवते हैं। तो हम इस परंपरा को डाल करके एक परंपरागत चीजों को जो क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार चले। उनको संस्कार डाल देते हैं, बीजारोपण कर देते हैं, और उनको स्वतंत्र विचारक बनने में कहीं न कहीं ये बातें व्यवधान पैदा करती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परंपरागत परिवार या आधुनिक परिवार है जैसी कोई कॉन्सेप्ट होती है या होनी चाहिए। जैसे जो समय काल परिस्थिति खंड के अनुसार जरूरत पड़ती है उसको माने लोग। अगर मान लीजिए कि पश्चिम के लोग को देखा देखी में भारत में 365 दिन लोग कोट टाइप पहनना शुरू कर दें, खुद ही पता चल जाएगा 2 दिन में। इतनी गर्मी है कि यहाँ के अनुकूल उनके उनके का वस्त्र के अनुकूल यहाँ भारत की जलवायु नहीं है। हाँ, गर्मी में भी वो व्यक्ति क्यों नहीं पहने जिनको एसी में ही रहना है, एसी की गाड़ी में बैठना है, एसी से जाकर के ही बाहर निकल करके ऑफिस में जाना है, वो धोती क्यों पहने। तो मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति के व्यवहार पे छोड़ देना चाहिए। न तो आपको ये कहना चाहिए कि आप मेरी बात मानिए, न उन्हें कहनी चाहिए कि आपकी बात माननी चाहिए। वो एक समान परिस्थिति है, कालखंड देश काल स्थिति के अनुसार जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो व्यवस्थाएं चलती रहें, उससे दूसरे व्यक्ति असहज ना हो। हाँ, इतना एक व्यक्ति होने के नाते आप ख्याल रखिए। मैंने अपनी बात समाप्त की। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी।
जी आचार्य जी, आप बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जैसे कि आज पुनः कल की तरह ही कोटेशन है, आधुनिक परिवार और पारंपरिक परिवार। हम दो तीन चीजें इसमें थोड़ा समझेंगे। देखिए, जो व्यक्ति का एक ढांचा होता है बदलाव की स्थिति में, जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली, घर मकान मॉडिफिकेशन, बाजारवाद, इन सब चीजों के साथ हम देखें तो मनुष्य में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, पशुओं में, प्रकृति में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। नीम का रंग रूप जैसा था, आम का रंग रूप जैसा था, व्यक्ति के एक नाक, दो आंखें, मुंह, सब कुछ वही है। तब आधुनिक व्यवस्था और पारंपरिक व्यवस्था, इन दोनों में यदि हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो मैं यदि पाता हूं कि व्यक्ति के जो विचार हैं उसमें यदि उच्छृंखलता आती है। जहां हम स्वतंत्रता की बात करें, राकेश जी ने भी बात करी थी कि कोई किसी के कार्य में बाधा ना पहुंचाए या कोई किसी के लिए हस्तक्षेप ना करे, स्वतंत्र हैं। मैं समझ रहा हूं यहां पर यदि व्यक्ति के पास स्वयं का विवेक है, स्वयं के पास समझ है, तब तो वो नहीं करेगा। और व्यक्ति यदि कहीं ना कहीं जो कई चीजें आती हैं मानवीय प्रवृत्ति में, एक प्रवृत्ति का यदि उसमें तमोगुण का प्रभाव या अपना प्रभाव जमाने के लिए कहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा। मैं समझ रहा हूं व्यवस्था बनाने के लिए एक दूसरे के परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। दूसरी, जहां परिवार की बात करी थी, तो मैं नहीं समझता कि जहां संवेदनाएं ना हो, मैं इस बात को कहता रहा हूं, जहां संवेदनाएं ना हो, जहां भावनाएं ना हो, जो रक्त यानी खून का संबंध ना हो, वो परिवार चल ही नहीं सकते। एक उदाहरण आप दे दीजिए। और हमें दो ही तरह के परिवार प्राचीन काल से अब तक मिलते, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का अभाव यदि वास्तविकता में हम देखें, जो एकल परिवार के स्वरूप में बने हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन शैली, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं भोग, कहीं ना कहीं उच्छृंखलता और कहीं ना कहीं बाजारवाद। दूसरी ये कि स्थिति परिस्थिति ने भी इसको किया है। पहले मकान घर बहुत बड़े होते थे, जमीन 100 बीघा एक जगह जुट जाती थी, 50 बीघा एक जगह जुट जाती थी। आज हम उसमें सहभागी नहीं करते। हाँ, एक बात मैं समझता हूं, नई समाज व्यवस्था में, आधुनिक समाज व्यवस्था में इसका नाम दे देता हूं, आधुनिक समस्या में व्यवस्था में यदि एक बात जो जोड़ी जाती है कि संपत्ति का संयुक्त कर देना। हाँ, एक विकल्प है, एक विकल्प यह है कि संपत्ति सामूहिक हो परिवार की, तो कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं सारी समस्याओं का तो नहीं हो सकता है। दूसरी एक चीज आती है कि जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, मैं तो ये समझता हूं, कल भी मैंने इस बात को कहा था, जहां पुत्र को पिता से कैसे बात करनी है, जहां माता से कैसे बात करनी है, जहां बुजुर्गों को कैसे सम्मान देना है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है, बच्चों की क्या जिम्मेदारियों के प्रति हमें निर्वहन करना है, इन चीजों के साथ यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को, क्रियाशीलता को प्राप्त होता है और उसमें जो आधुनिक साधन हैं उन साधनों का उपयोग करता है, तो मैं समझ रहा कोई कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात आती है, जैसे हम कहते हैं, अभी ब्रजेश जी ने कहा था, मैं आज तक इस बात को नहीं समझाऊं कि हम कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए होंगे किसी ना किसी व्यक्ति से, एक परिवार से दूसरे। अरे जो लविंग लिविंग है ना, उसका उदाहरण ये वही है। हमने भावनाएं नहीं देखी, हमने रक्त संबंध नहीं देखे, हमने जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसको नहीं देखा और लविंग लिंग में जुड़ गए।
आज उनकी स्थिति आप देख, मैं स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। उसका परिणाम समाज में अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, उच्छृंखलता बढ़ रही है, या जैसे कल आदरणीय आहूजा जी ने कहा था और भी लोगों ने बताया था, खुलापन बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के तो जो पारंपरिक व्यवस्था है, मैं समझ रहा हूं एक प्राकृतिक व्यवस्था है बनी हुई परिवार की। और मैं तो अगर इसको कहूं तो जो प्रकृति ने मनुष्य यानी पुरुष और स्त्री को, यानी आदमी और स्त्री, पुरुष और स्त्री के लिए यदि बनाया है तो एक दूसरे के पूरक के लिए बनाया है। और बहुत अच्छा एक परिवार जो इकाई होती है हमारी, परिवार एक संस्था होती है, उसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। वो सर्वांगीण विकास, जैसे कल नैतिकता की बात आई थी, माताएं जो पहले कुछ कहानी किससे सुनाया करती तो उसमें हास्य आया है, किस कारण आया इस पर हम विचार जा सकते हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के परिवार को मैं यही मानता हूं कि परिवार जो संस्था है वह सर्वांगीण मानव के विकास के लिए है और बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं, तो उस आधुनिकता में जीवन शैली का तो प्रभाव बदला है, जीवन शैली के बाद प्रभाव बदला है, उसके साथ में एक चीज की कमी देखता हूं, जहां नैतिकता का ह्रास हुआ है। एक दूसरे का सम्मान नहीं करना चाहते, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव का मतलब यह है कि मेरा क्या कर्तव्य है, उसको नहीं समझना चाहते, अधिकारों की अधिक चिंता करते हैं। तो वहां फिर हमें ये सब कुछ देखने का मिलेगा, जो टूटना हो रहा है परिवारों का या अन्य चीजें हैं, उन सबको हम और आगे अधिक देखेंगे। थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक चीज मैं और ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल जाइए, बहुत गहन अध्ययन कर लें। हम जहां हम राज्य की ओर बात करते हैं, बिल्कुल सही है, राज्य ने कुछ हमारे हस्तक्षेप किए हैं, लेकिन हस्तक्षेप तभी किए हैं जब समाज ने इस व्यवस्था को छोड़ दिया, समाज अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। अच्छा, उससे पहले देखिए, जब हम 70 साल या जो आजादी के पहले की बात थी, जो पिछले 10 सालों में परिवर्तन हुआ, उससे देखेंगे 20 साल में नहीं हुआ, 20 साल में जो परिवर्तन हुआ 50 साल में नहीं हुआ, 50 साल में जो परिवर्तन हुआ पिछले 500 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं समय की व्यवस्था में, व्यक्ति के जो, कल मैंने 4 चीजें रखी थी, यदि व्यक्ति में कहीं ना कहीं समझ का अभाव होगा, ज्ञान का अभाव होगा, और जो वास्तविक धर्म का स्वरूप है, मैं नहीं समझता कि धर्म ही एक मनुष्य को कर्तव्यवादी बनाता है। कर्तव्यवादी के साथ में वो अधिकारों की भी चिंता करता है, मतलब मेरा ये अधिकार है, मुझे करना चाहिए, मैं अपना हक मांगू। लेकिन बड़े, एक होता है तमोगुणी, तो अधिकार के लिए बड़े उत्तेजना में मांगेगा, एक यदि सात्विक होता है तो वो अधिकार के लिए बड़े प्रेम से मांगेगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। मैं अधिकतर कहीं मेरी मीटिंग होती है कॉलेज वगैरह में या कोई मतलब स्पीच होती है, तो वहां एक शब्द कहता हूं कि मैं शिक्षा के लिए और अनपढ़ व्यक्ति में एक अंतर देखता हूं। अगर शिक्षित व्यक्ति झाड़ू लगाए और एक अशिक्षित व्यक्ति झाड़ू लगाए तो उसकी सफाई में भी अंतर दिखाई दे जाएगा। शिक्षा केवल समझ ही थोड़ी सी पैदा करती है, ज्ञान तो नहीं देती है, बिल्कुल सही है। तो समझ का जो अभाव है हमारे समाज में आज के डेट में, वही परिवार में अभाव है। और कोई भी परिवार की व्यवस्था को बनाने के लिए मैं पुनः कह रहा हूं, 3 चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक संवेदनाएं नहीं होंगी, जब तक भावनाएं एक दूसरे के प्रति जुड़ी हुई नहीं होंगी, और जब तक कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन यदि नहीं है, तो वो परिवार जो है, ब्लड रिलेशन मैंने तीसरी नंबर पर कहा है। सबसे पहले संवेदनाएं, दूसरी भावनाएं, तीसरा ब्लड रिलेशन। यदि ये नहीं है तो कोई भी इकाई जो है, वो कोई भी संस्था बहुत अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जी धन्यवाद। जी, अन्य कोई साथी? जी राजेश प्रजापति जी, बताइए। हेलो। जी, बताइए परिवार राजेश जी। में, जी जी, सभी को प्रणाम। परिवार व्यवस्था में एक परंपरागत है
एक आधुनिक परिवार व्यवस्था है। तो मेरा समझ ये कहता है कि परंपरागत परिवार व्यवस्था में ऐसा नहीं कि सारी अच्छाइयां ही हैं या सारी बुराइयां ही हैं। बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। जैसे ब्रजेश भैया जी ने कहा कि जमीन पर बैठकर खाना खाना, इस तरह का, कपड़े पूरा अच्छे से पहनना, मर्यादा में रहना, उन्होंने सब दिया परंपरागत परिवार में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। लेकिन बहुत सारे आडंबर भी रहे हैं। भूत प्रेत मानना, कुछ ठगे जाना कुछ कुछ माध्यम से, कुछ बुराइयां भी रही हैं। तो वो बुराइयों को दूर होनी चाहिए, लेकिन अच्छाइयां दूर नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार आधुनिक परिवार व्यवस्था में सब बुराइयां ही नहीं है। आधुनिक परिवार व्यवस्था में अभी जो भी समाज का ढांचा है, जैसे नौकरी, नौकरी में जब कोई लड़का बाहर जा रहा है तो उसका परिवार कहाँ रह जाता है। और फिर शादी कर दिया तो बस पति पत्नी रह गए। फिर पति पत्नी में भी लड़ाई होता है तो उनमें भी छूटा छूटी का स्थिति आ जाता है। कई बार स्थिति हो जाता है कि छूटा छूटी हो भी जाता है। कई बार तलाक नहीं होने की स्थिति में भी पति पत्नी अलग रहते हैं। तो उनका परिवार कहाँ रहा, परिवार बना भी तो टूट गया। तो अब वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ऐसा है कि परिवार रहेगा कि नहीं रहेगा, टूटेगा कि कैसे होगा। तो ये समय के हिसाब से आधुनिक परिवार व्यवस्था में कुछ बुराइयां भी हैं और कुछ तो हालात है। ऐसा परिस्थिति है कि एक अच्छा अच्छा परिवार कुछ परिस्थिति जन्य टूट जा रहा है। कुछ आधुनिकता को लोग इतना पकड़ रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया, दिन भर मोबाइल देखना। पहले व्यक्ति घर परिवार में बहुएं आती थी तो वो सास का ध्यान रखना, ससुर का ध्यान रखना, देवर का ध्यान रखना, देवरानी का, जेठ का, जेठानी का, छोटे छोटे बच्चों का, खेती करना, इसमें उलझे रहती थी और पूरा मन से जिम्मेदारी से काम करती थी। लेकिन आज के आ रहे हैं जो, वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। कैसे एक अच्छा परिवार व्यवस्था बनेगा, आधुनिकता को पूरा पूरा पकड़ लिया जाए। अगर कपड़ा का पहनावा ठीक न रहे, सिर्फ बाहर ही घूमे फिरे, ऐश करना उद्देश्य रहे, तो एक आधुनिकता पूरा पूरा हम आधुनिकता को पकड़ लें तो एक अच्छा परिवार व्यवस्था नहीं बन सकता। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो आधुनिकता में जो अच्छाई है उसको पकड़े रहना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार परंपरागत परिवार व्यवस्था में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ दें, अच्छाइयों को पकड़े रहें। तो अच्छाइयों को मिला के परंपरागत और आधुनिक परिवार व्यवस्था में जो एक नई परिवार व्यवस्था बन रही है, उस परिवार व्यवस्था को समझदारी के साथ, चाहे माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाहे घर के और सदस्य हो, सामंजस्य के साथ उस परिवार व्यवस्था को बनाने में सबका सहयोग होना चाहिए। तभी संभव है, तब इसको जब दिल साफ करके सब उतरे। लेकिन आज के समय में पैसे कमाने की इतना होड़ है कि समझ में नहीं आता है कि एक परिवार आज के समय में कैसे ठीक बनेगा। दूसरा, आज के समय में सेवा भाव पढ़ तो रहे हैं पुस्तक में, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में ध्यान कुछ दूसरा ही रहता है। तो जब तक व्यक्ति का पूरा दिल साफ करके अच्छाइयों को नहीं पकड़ेगा, तब तब भी एक अच्छी परिवार व्यवस्था बनाना मुश्किल है। तो मेरे विचार से एक समझदारी के साथ आपके समय में एक अच्छी परिवार व्यवस्था बननी चाहिए, जिसमें कोई व्यक्ति अकेला न रहे, सब किसी न किसी परिवार से जुड़े और मर्यादा में रहें। और ठीक है, और बताइए कोई। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी, श्रीकांत जी कुछ बोल रहे थे। हेलो। मैं ये बोल रहा था कि परिवार व्यवस्था जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं,
आजकल तो परिवार को बीवी के एवज में यूज किया जा रहा है। परिवार से के साथ आए हो मतलब बीवी के साथ आए हो, परिवार के साथ गए हो मतलब बीवी के साथ गए हो। परिवार में तो और कोई बचता ही नहीं है, केवल बीवी। आजकल परिवार सब उसी के लिए रूढ़ हो गया, बीवी के लिए। इसमें दूसरा बात तो जो परिवार जो आप लोग आधुनिक पारंपरिक संयुक्त वैयक्तिक परिवार की जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब है क्या? ताबड़तोड़ अभी 2 साल के अंदर में इतने सारे बीवी बीवी हस्बैंड को मार रही है, हस्बैंड बीवी को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है। ये सब कहाँ पब्लिक का कोई अब स्कोप है जो आप लोग उतना ऊंचा ऊंचा बात कर रहे हैं? कहीं कोई स्कोप नहीं है। परिवार मतलब बीबी। जी, अन्य कोई साथी? बताइए, ज्ञानेंद्र जी, पवनजय जी, नरेंद्र सिंह जी, वैद्यराज जी, कोई बताइए। हाँ बाबा जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बताइए। अच्छा, नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं है मेरे को, सुन रहा हूँ। चलिए, आप सुन रहे हैं तो ठीक कर रहा हूँ। चलिए, और किसी को कुछ? बहुत नरेंद्र जी भी जुड़े हैं, नरेंद्र जी और कुछ रखना चाहे तो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल में अ, आज मैं आप लोगों की बात सुन रहा था। दरअसल जी में हमारे सामने एक समस्या ये पैदा हो गई है भाई साहब। हमारे सामने क्या, आदमी जात के सामने सुविधाएं बिल्कुल आधुनिक चाहिए, आधुनिकतम सुविधाएं चाहिए, और व्यवस्था परंपरागत चाहिए। इन दोनों चीजों का तालमेल कैसे हो, मेरी समझ के तो बाहर है। मैं तो नहीं समझ पाता। आप लोग जो कुछ समझाओगे वो देखेंगे। अक्सर दो तीन बातों की तुलना होती है हम लोगों के बीच। पश्चिम के दुष्प्रभाव की। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पश्चिम में सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके उनका जो सामाजिक ढांचा है वो वर्तमान के हमारे सामाजिक ढांचे की तुलना में बहुत अनुशासित है। वहां इस प्रकार का जातीय वैमनस्य नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। वहां इस प्रकार का बाजार का दुष्प्रभाव भी नहीं है जिस प्रकार का हमारे यहाँ हो गया। जो लोग बताते हैं, एक दो आदमी हमारे परिवार के बहुत नजदीकी भी बाहर के देशों में रहते हैं, और उन्होंने जैसा बताया, और भी कई लोगों से जो जानकारी मिली, वहां के बाजार की वस्तुओं में जो आम आदमी खान पीन के लिए खरीदता है, जो बाजार में मिलता है, उसमें उस प्रकार मिलावट नहीं मिलती जैसी हमारे यहाँ मिलती है। लेकिन हम सारी अब जब वे ज्यादा अनुशासित हमसे हैं, तो उनको डिग्रेड करना कोई आसान काम नहीं है। एक पक्ष तो ये था जो मैं अभी सुन रहा था कि पश्चिम का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आया। अच्छा प्रभाव क्यों नहीं आया? दुष्प्रभाव तो इसलिए आया होगा कि हमने उसे अपने लिए ज्यादा सुविधाजनक समझा। बाजार समाज की आवश्यकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बाजार पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये नीतिगत रूप से बात ठीक है। लेकिन जब हमने सरकार को ही समाज मान लिया है,
समाज का पूरा नैरेटिव सरकार ही तय करती है, तो फिर सरकार का बाजार पर नियंत्रण कैसे नहीं होगा? और जब पूरा का पूरा सरकार का नियंत्रण है समाज के किसी भी भाग पर, तो फिर परंपरागत व्यवस्थाएं कैसे बनी रह जा सकती हैं? क्या परंपरागत व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि जिनके आधार पर आदमी सरवाइव कर जाएगा? जब सरवाइव कर रहा था तब भारत की आबादी मुश्किल से 10-15-20 करोड़ होगी। अब 150 करोड़ तो बटबटाने के बाद है। तब आबादी कम थी, लोग रह रहे थे, जरूरतें भी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, सुविधाएं भी इतनी नहीं चाहिए थी। अब सब कुछ ज्यादा चाहिए और बाजार की बुराई जो एक हो जाती है पैदा, वो भी हमें हमारे ऊपर ना आए। लेकिन जब हम तुलना करते हैं भारत के बाजार के ढांचे की और पश्चिमी देशों के बाजार के ढांचे की, जो समझ में आता है देख सुन करके, पढ़ करके, लोगों से पूछ करके, तो पता चलता है कि पश्चिम का बाजार ज्यादा संतुलित है अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। भारत का समाज उतना संतुलित दिखाई नहीं देता, भारत का बाजार उतना संतुलित दिखाई नहीं देता। अब जब ये कोई बुनियादी संतुलन बचा ही नहीं है, तो दिक्कत ये आ जाती है भाई साहब कि कैसे हम उन लोगों की बुराई कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा संतुलित जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक पक्ष तो ये, और दूसरा ये कि जब हम व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक बन करके अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो ये सब गड़बड़ियां होगी ही जो हमारे सामने हो रही हैं। परंपरागत समाज व्यवस्था का भी कोई जातीय झगड़ा हो जाए, कोई धार्मिक झगड़ा हो जाए, तो एकदम हम परंपरागत समाज व्यवस्था को मतलब ये कहने लगते हैं बहुत बुरी बात है। परंपरागत समाज व्यवस्था के ये सब परिणाम भी तो हैं, जातीय वैमनस्य पैदा होता है, धार्मिक संघर्ष ज्यादा बढ़ता है। अगर हम परंपरागत व्यवस्थाओं को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, जो उनमें के अंदर बुराइयां आ गई हैं उन्हें हल करेंगे, तो निश्चित रूप से धर्म और जाति का जो बना हुआ है तरीका, वो सब टूट जाएगा। परिवार अपने आप परंपरागत नहीं बचेगा अगर हम वर्ग संघर्ष के जिन मामलों का जिक्र रोज करते हैं उन्हें तोड़ते हैं। तो परिवार उस ढांचे के बाहर आ जाएगा, अपने आप बचेगा नहीं। और अगर हमें परंपराओं को रखाए रखना है, तो फिर ऐसे परिणाम आएंगे। मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा पूरी तरह से कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी परंपराएं बिल्कुल गलत थी। हो सकता है कई ठीक हो जाएंगी आधुनिक कसौटियों पर भी, लेकिन वे जो ठीक हो जाएंगी वे दबी हुई हैं, जो गलत लक्षण है वे उभरे हुए हैं। उसका कारण यही नजर आता है कि भाई आदमी ज्यादा सुविधा भोग तो चाहता है, लेकिन जो जवाबदेही है उन्हें पूरी नहीं करनी चाहता। यही स्थिति परिवार के ढांचे में भी आई है। परिवार की स्थिति ये बन गई है कि भाई जो कमाने वाला कोई व्यक्ति है उसका अपने भी बच्चों तक ज्यादा नजरिया सिकुड़ गया है, और ये पूरे भारत में विकसित हुआ। हमने परंपराएं छोड़ दी, तो शायद वे इसलिए भी छूटी कि वो ज्यादा सुविधाजनक स्थिति नहीं बन रही दे पा रही थी समाज को। अगर सुविधाएं मिलती उनसे ज्यादा, तो शायद उतनी परंपराएं नहीं छूटती जितनी छूटी। दोनों इन परिस्थितियों के बीच तुलना करने की जरूरत है। मैं तुलना करना चाहता हूं, मैंने जो अपनी बात कही है वो सारा का सारा मामला तुलना का है, क्योंकि तुलना करे बगैर हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि आधुनिकता के किस पक्ष की तरफ हम ज्यादा बढ़ जाएं और परंपरागत मामलों को पकड़े रखें। इन सब बातों के बीच तुलना करनी तो जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम उन लोगों में बुराई ढूंढ रहे हैं समाज के जो हमसे ज्यादा अनुशासित होकर के जीवन जी रहे हैं, और हमने उनका फंडा अपनाया इसलिए ही कि वे ज्यादा अनुशासित हमसे होकर के जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें
अपने जब हम खुद अनुशासन में नहीं रह पा रहे हैं, बुराई उनके फंडे में ढूंढनी है, फिर संतुलन नहीं बन पाएगा। ये मैं सोच रहा था बैठा हुआ, यही बात मैंने आपसे कही। धन्यवाद ब्रजेश जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं कुछ कहता हूँ वैसे। जी ज्ञानेंद्र जी। अ, भारत के बारे में जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें हैं जो सर्वमान्य सत्य के जैसी दिखती हैं। एक तो ये कि भारत गांवों का देश है, और गांवों को अगर आप देखें तो एक बृहत्तर परिवार जैसा दिखता है। आज भी आप अपने गांव में जाएं तो मेरे ख्याल से वंशावली बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके बाबा क्या थे, परबाबा क्या थे, या किसी गांव से भी आए हैं तो भी वहां की परिस्थितियां क्या थी, उनके रिश्तेदार कौन है, कैसे हैं, यानी कि पूरा का पूरा गांव एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे से परिचय रहा करता था, बड़े अच्छे से परिचित रहता था। उस समय परंपरागत परिवार व्यवस्था जो भारत की है, मुझे लगता है कि अगर हम उसी तरह गांव में रह रहे होते और गांव की व्यवस्था के अनुसार, गांव की जो सामाजिक व्यवस्था थी, पंचायतें थी, गांव का जो बाजार था, चौपाल था, अगर वह सारी चीजें व्यवस्थित रही होती तो मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा की आवश्यकता पड़ती। लेकिन बाजारीकरण और नीता जी आपकी आवाज आ रही है, बाजारीकरण और जो एक वैश्विक चुनौतियां, भूमंडलीकरण, इन दोनों के कारण परिवार, गांव की व्यवस्थाएं टूटी, या यह कह लीजिए कि केंद्रीय सत्ताओं का गांव की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप बढ़ा। गांव जिसको दुर्जन समझता था, अब केंद्र या व्यवस्था के द्वारा भी वो दुर्जन सिद्ध होना चाहिए। गांव के लगभग अधिकार समाप्त कर दिए गए, पंचायतें शून्य हो गई, या यह कह लीजिए नकारात्मक हो गई, उनका कहीं कोई उपयोग नहीं रहा। इन परिस्थितियों में परंपरागत परिवार में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कहाँ परिवारों की बात कर रहे हैं। हम व्यवस्था के अंतर्गत परिवारों के संवैधानिक व्यवस्था को, अधिकार को लेने की बात कर रहे हैं। परिवारों का एक संवैधानिक स्वरूप खड़ा हो। जब संवैधानिक स्वरूप परिवारों का खड़ा करने के लिए हम एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे पारंपरिक परिवार व्यवस्था उन अर्हताओं को पूरा नहीं कर पाएगा जिन आधारों पर वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था या वर्तमान युग की आवश्यकताएं हैं। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ नियम सिद्धांत परिवर्तित करने होंगे, और वही नियम सिद्धांत जो हम परिवर्तित करेंगे वही आधुनिक परिवारों का स्वरूप तय करेगा। एक बात और इस विषय पे मैं कहना चाह रहा था, वास्तव में व्यवस्था का जो सिद्धांत या जो मॉडल 1947 के आसपास विश्व में जो प्रचलित रही, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम या रिपब्लिक सिस्टम, कुछ जगह कहा जा रहा है, कुछ जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जा रहा है, एक व्यवस्था का जो मॉडल विश्व ने उस समय अपनाया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपनी समझ और व्यवस्था के अनुसार, वह सारी की सारी उन व्यवस्थाओं से आया है जिनकी भाषा में ही एक वचन और बहुवचन है। यानी या तो व्यक्ति है या तो समाज है। अगर हम भारतीय व्यवस्था में आते हैं, जो व्यवस्था हमारे डीएनए में है या हमारे व्यवहार में है, या वर्षों से, सदियों से या पीढ़ियों से हम उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उस व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति का भी अस्तित्व है और दो व्यक्ति का भी अस्तित्व है।
उसके बाद खड़ा होता है समाज। यानी व्यक्ति और समाज के बीच में एक तीसरी इकाई भी हमने स्वीकार करी है जो दो से बनता है। वह पति पत्नी भी हो सकता है, पिता पुत्र भी हो सकता है, माँ बेटा भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, भैया भाभी भी हो सकता है। लेकिन यह दो के परस्पर संबंध को भी स्वीकार करने वाली संस्कृति में हमने एक वचन और बहुवचन वाली ही व्यवस्था को लागू कर दिया। आज शासन सत्ता के तौर पर या तो व्यक्ति की गिनती होती है या तो समूह की गिनती हो रही है, कहीं भी परिवार की गिनती नहीं हो रही। यदि हम परिवार की गिनती करने जाएंगे तो रोड़ा बन करके सामने खड़ा हो रहा है पारंपरिक परिवार व्यवस्था। और पारंपरिक परिवार व्यवस्था के लिए लोगों के मन में जो एक दृढ़ संकल्पना है, जो एक बनी बनाई धारणा है, उससे वो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। आज अगर मैंने कई सारे अपने मित्रों के साथ गांव में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आ गए मिलने के लिए, उनसे चर्चा करते समय मैंने यह महसूस किया, लगभग सबका ये कहना था कि भैया चुनाव में जो परिस्थितियां बनती हैं गांव भर में, उसको देख करके तो लगता है चुनाव सबसे खराब व्यवस्था है। गांव में अगर एक व्यक्ति प्रधान के लिए खड़ा होता है तो अनायास 10 लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि हमको इसको प्रधान नहीं बनने देना है। पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ मेरा परम मित्र भी कल की डेट में मेरा परम शत्रु बन के सामने आके खड़ा हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि परिवार में वही चुनाव व्यवस्था लागू कर दीजिए। आज कम से कम पति पत्नी इस तरह से रह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी पत्नी पर भरोसा करके जो खाना बना के ला रही है खा रहे हैं, और अगर चुनाव प्रणाली आप घर में लागू कर दिए तो व्यक्ति सशंकित रहेगा कि पत्नी ने कुछ मिला ना दिया। यानी कि चुनावों को, आधुनिक परिवार व्यवस्था को चुनावों को जोड़ देने से परिवार व्यवस्था और भी टूट जाएगी और भी बिखर जाएगी। इसके लिए भी लोग सशंकित हो रहे हैं। वहीं जब उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि आखिर परिवारों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, तो कहते हैं हाँ भैया मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या स्वरूप बनाओगे? संविधान में जाओगे तो बड़ा माना जाएगा कि छोटा माना जाएगा या योग्य माना जाएगा? तब कहते हैं नहीं, योग्य माना जाएगा। हमका योग्य तय कैसे होगा? फिर कहते नहीं भाई, परिवार के सारे लोग बैठ के तय करेंगे तभी तो योग्य तय होगा। बस यही इतना कहना था भाई साहब जी। और साथी अपना बात रखना चाहेंगे? चाहिए साधना जी, नीता जी, और कोई? थोड़ा सा मैं बात और रखना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि थोड़ा सा इस पर भी चिंतन किया जाए कि रामायण काल में या महाभारत काल में परिवार व्यवस्था कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े हैं पुस्तक में, उस समय परिवार व्यवस्था कैसी थी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ऐसा कहा जाता है। अलग अलग स्थान के बारे में भी लोग पढ़े हैं। उस जगह पर और परिवार व्यवस्था कैसी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी परिवार व्यवस्था को भी वर्तमान आदर्श परिवार व्यवस्था में कुछ लागू किया जाए? बस मेरा इतना ही कहना है। चलिए, तब तक किसी को और कुछ नहीं करना है तो मैं बताऊंगा। बाबा जी मैं बोल लूं 2 मिनट? हाँ बताइए नीता जी। जी हाँ, प्रणाम। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज की जो ये आज का विषय है, पारंपरिक परिवार व्यवस्था और आधुनिक आधुनिक जो व्यवस्था है, आधुनिक परिवार को मैं तो व्यवस्था मानती नहीं हूँ, क्योंकि व्यवस्था का मतलब होता है आप किसी चीज को व्यवस्थित कर देते हैं हर एंगल से। और आज का जो परिवार है, जो व्यवस्था है, उसका जो
पूरा स्ट्रक्चर वहां तक ही सीमित है कि जो परिवार बसा है उसको अपने पेट बंद को हो गई भरने के आपकी लिए आवाज। पैसा कमाना। मोबाइल दो, आवाज नहीं जा रही इसमें। कुछ हेलो। हाँ बताइए। हाँ बाबू जी, तो आज का जो परिवार है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है, उदर पूर्ति और फैशन, बस। उसके अलावा ना आज के परिवार को अपने परिवारों से, अपने परिवार की पीढ़ी की संस्कारों से, उसकी परंपराओं से कोई मतलब नहीं है। अपने बड़े बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं है। नई पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है और पुरानी पीढ़ी से कोई वास्ता नहीं है। आज का जो परिवार व्यवस्था के, जो आज का पति पत्नी का जो दाम्पत्य जो होता है, पुरानों से, उन पुराने की उनसे कोई मतलब नहीं है। और नई जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है उनको संस्कार देने की। तो केवल एक भौतिक उद्देश्य रह गया है और इसी कारण समाजवाद जो है समाप्त हो रहा है। ये अभी ज्ञानेंद्र भैया जी जो कह रहे थे कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लेवल पे या तो उठ पा रहा है या फिर समूह में, वो इसीलिए उठ पा रहा है क्योंकि या तो व्यक्ति ने खुद को बहुत ज्यादा अपने आप को महत्व दिया है, अपने आप पे फोकस किया है। परिवार से हमने अपने आप को कहीं ना कहीं काट लिया है, इसीलिए हमारा परिवार व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। और जो हमारे प्राचीन समय में परिवार व्यवस्था थी, वहां पे पारिवारिक मूल्यों का हम ध्यान रखते थे। छोटे बड़े का सम्मान है, एक दूसरे के साथ मिलके हमको रहना है, कॉपरेशन का भाव था, सहयोग का भाव था। आज के टाइम में ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको किसी के कहने के लिए पारंपरिक नहीं होना है। पारंपरिक होने का मतलब है कि हमारे परिवार के अंदर कुछ पारिवारिक मूल्य होते थे, कुछ मर्यादाएं होती थी, कुछ संस्कार होता था, कुछ त्याग होता था, कुछ सहयोग होता था, जिससे इंसान को एक शांति मिलती थी, एक मानसिक सहयोग, सपोर्ट मिलता था। तो बहुत कुछ एक मतलब कि बहुत सिक्योरिटी मिलती थी, भावनात्मक सुरक्षा, और उसी में भावनात्मक विकास भी होता था। आज के बच्चों का विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो आज की व्यवस्था को, परिवार जो आधुनिक व्यवस्था, उसको कोई व्यवस्था मानती नहीं हूँ, क्योंकि समाज में नैतिक चरित्र का पतन हो रहा है, परिवारों में चरित्रों का पतन हो रहा है। बाबा जी मेरी बात समाप्त होगी। बताइए ब्रजेश जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? जी मेरे को एक प्रश्न पूछना है। हाँ बताइए नीरू जी। हाँ सर नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना है कि मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी, मैंने आज शुक्ला जी को फोन भी किया था, उनके पास बुक है, तो वो कह रहे थे अगली बार जब आप आएंगे आपको बुक हम दे देंगे। ये जो आपका चर्चा का विषय रहता है रोज, जो आप विषय लिख रहे हैं, लोग इसमें आपको बता रहे हैं, अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं, और जो आपने ये ग्रुप रखा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो चर्चा का विषय हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो आप कोटेशन लिखते हैं ना, आपने वो बुक लिखी है, मेरे को थोड़ा वो वाली एक लाइन जाननी थी। जी बताइए भाई, कोई नीरू जी को अगर कोई उत्तर देना हो तो, नहीं तो आगे बढ़े। ये जो रीजन पूछ रही थी इन किताबों के लिखने का, दरअसल में ये जो किताब है इसमें कोटेशन तैयार की गई है बजरंग मुनि जी के, जो समाज विज्ञान का अध्ययन रहा लगभग 70 वर्षों का। जी। बहुत लंबे कालखंड में इन्होंने जो समाज विज्ञान का जो भी कुछ अध्ययन किया है, उसमें इन्होंने अनेक लेख लिखे हैं। जी जी। उस परिस्थिति के अनुभव के आधार पर एक 10 लोगों का संपादक मंडल तय किया गया मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान की तरफ से। जी। वे सारे लेख पढ़े गए और उन्हें कोटेशन के रूप में, छोटे रूप में, मतलब जो विषय को इंगित कर दे कि ये लेख इस वास्ते लिखा गया, इस परिस्थिति में लिखा गया, उन विभिन्न कोटेशनों का ये संग्रह है, ये किताबें जिनका आप जिक्र कर रही हैं। अच्छा, तो हाँ, इसको क्योंकि जो वे सारे लेख पढ़ना, उन्हें संग्रह करना शायद मुश्किल होगा। हालांकि हमारे पास तो बहुत बड़ी मात्रा में वे सभी लेख संग्रहित हैं, जी। लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ना कोई आसान काम नहीं है।
उन्हें कोटेशन के रूप में परिवर्तित करके उन मतलब उस लेख का उद्देश्य क्या है वो 1 2 3 लाइन में इकट्ठा करके सब समाज के सामने रखने की कोशिश की गई। ये किताबें हैं। ये मार्गदर्शक सूत्र संहिता भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस प्रकार से उनका संपादन हुआ है, प्रकाशित हुई है वे किताबें। अच्छा, तो मतलब वही तो मैं समझ गई, जैसे उसमें बजरंग मुनि जी का इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिसपे उन्होंने ये बुक्स लिखी है और ये कोटेशन उसका मतलब शॉर्ट रूप है। हाँ, लेकिन सार तत्व है। ये जो चर्चा का विषय में अब आप इसको लेते हो, हाँ मतलब उसी विषय को जो अब आप लोग लेते हो और सब लोग अपने व्यूज रखते हैं, हाँ, तो बजरंग मुनि का जो व्यूज अनुभव उस रखने से समय क्या का रहा कुछ। हाँ हाँ। और हम लोग अब क्या सोच समझ रहे हैं इन विषयों पर, बजरंग मुनि दोबारा भी से। इन विषयों पर क्या सोच समझ रहे हैं वो भी अपनी बात कहते हैं, हम सब भी अपनी बात कहते हैं। अच्छा, बस इतना ही मतलब है। हाँ, उसका जो भी समाज को लाभ मिलेगा इन चर्चाओं से। इस विषय पर मैं जी आपको ये बताऊं कि परंपराएं बनती कैसे हैं। जी जब समाज में अनेक मार्गदर्शक, जिनको आप मार्गदर्शक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, इस प्रकार के लोग बैठकर तर्क करते हैं, विचार मंथन करते हैं, विचार मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं, यानी और कि ये माइक बंद करवाइए जब कई लोगों पे। वह निष्कर्ष जब समाज में स्वीकृत हो जाता है तब वह परंपरा बनती है। ये नहीं है कि आपने निष्कर्ष निकाला और समाज ने स्वीकार नहीं किया तो परंपरा बनती नहीं है। आधुनिकता क्या है? बिना विचार किए मार्गदर्शकों द्वारा या विचारकों द्वारा न मंथन चिंतन किया गया, न मंथन किया गया, न निष्कर्ष निकाला गया, और सीधा उन परंपराओं के जगह पर नई परंपराएं बना दी गई जिनमें विचारकों की कोई भूमिका नहीं रही है, उसको हम कह सकते हैं वर्तमान समय में कि ये आधुनिकता है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब विचार मंथन बंद हुआ तो विचार मंथन बंद होने के बाद हमारे समाज ने जो परंपराएं थी उन परंपराओं को अंतिम सत्य मान लिया और ये मान लिया कि परंपराएं बिल्कुल अंतिम है और इनमें किसी प्रकार का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ पुराना है वही सत्य है। यह बात वर्तमान में अनेक धर्माचार्यों द्वारा कही जा रही है जो धर्मगुरु हैं लेकिन विचारक नहीं है। वो धर्मगुरु इसलिए है कि उन्होंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए हैं और शास्त्र पढ़ करके धर्मगुरु बन गए, और धर्मगुरु बन गए तो जो पुराना है वही ठीक है बस। तो जब जो पुराना है वही ठीक है, ये वर्तमान में इसको परंपरा माना जा रहा है, और जो पुराना है वो सब गलत है। आंख बंद करके यह आधुनिकता मानी जा रही है। हर पुरानी बात को गलत कहना एक फैशन बन गया है। ये परंपरागत और आधुनिक व्यवस्था के बीच में एक टकराव चल रहा है, और परंपरागत व्यवस्था की कुछ कमजोरियों में सुधार न किए जाने के कारण आधुनिकता लगातार तेजी से फैल रही है। चाहे उस आधुनिकता में कुछ अच्छाइयां हो चाहे बुराइयां हो, लेकिन उसी तरफ लगातार समाज बढ़ रहा है।
ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। अब ये बात आती है कि परंपरागत में क्या गड़बड़ है। अभी आप ये बताइए कि परिवार का सबसे बड़ा पुत्र ही परिवार का मुखिया बनेगा, उसी को योग्य माना जाएगा। क्या यह परंपरा उचित है? उसमें योग्यता है कि नहीं है, कौन परखेगा? यदि परिवार का कोई सदस्य उस मुखिया की योग्यता पर प्रश्न लगाएगा तो उसको मान लिया जाएगा कि ये तो आधुनिक हो गया है, ये परिवार व्यवस्था को समझ ही नहीं रहा है। तो परंपरा है हमारे हाथ कि परिवार का सबसे बड़ा लड़का ही मुखिया बनेगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा। ये बताइए कि यह परंपरा परिवार में कैसे चलनी चाहिए? तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि परिवारों में घुटन पैदा हुई, और जब घुटन होती है तो घुटन का परिणाम होता है टूटन। परिवारों में वर्तमान समय में टूटने का सबसे बड़ा कारण है, और वो है हमारी परंपरागत परिवार व्यवस्था में यह बुराई। मैं आपको एक बात ये बता दूं, निष्कर्ष ये बता दूं कि किसी भी परिवार में या किसी भी देश में या किसी भी समाज में कानूनों की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, वहां आम व्यक्तियों में समझदारी घटती चली जाती है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों पर एक व्यक्ति ने, मुखिया ने इतने नियम थोप दिए, इतने कानून बना दिए कि वो 9 लोग परेशान हो गए बेचारे। अब वो कुछ बोल तो सकते नहीं है। अब धीरे धीरे उन 9 लोगों की समझदारी खत्म हो गई। अगर कोई बात पूछिए तो वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, छोटी छोटी बात का निर्णय नहीं कर सकते। तो अगर समाज में इस तरह समझदारी ही खत्म हो जाएगी तो फिर समाज बचेगा कैसे, परिवार बचेगा कैसे? परिवार में एक आदमी समझदार हो गया, 9 मूर्ख हो गए एकदम। लेकिन परिवारों में अनुशासन के नाम पर इतने ज्यादा नियम थोप दिए गए कि परिवार उसमें चल नहीं सका और कुछ बदल सकते नहीं है। यह बात भी गंभीरता से सोची जानी चाहिए कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। घुटन इसका समाधान नहीं है, तो इस पर तो गंभीरता से सोचिए भाई। एक तीसरी बात और आती है कि परिवार में माने ये क्यों ऐसी बाध्यता लागू की गई कि रक्त संबंध अनिवार्य है। अगर किसी आमतौर पर तो रक्त संबंध के परिवार बनते ही हैं, लेकिन अगर कोई 1-2 लोग ऐसे हों जो अपने रक्त संबंध के बाहर के किसी सदस्य को अपने परिवार में जोड़ना चाहते हैं और वह भी जुड़ना चाहता है और ये भी जोड़ना चाहते हैं परिवार में, परिवार को एक व्यवस्था की इकाई क्यों न मान लिया जाए कि जिस तरह हमारी व्यवस्था की इकाई सरकार है, राष्ट्र, तो व्यवस्था की इकाई हमने मान लिया प्रदेश,
व्यवस्था की इकाई मान लीजिए आप गांव, और व्यवस्था की इकाई मान लीजिए परिवार। परिवार को व्यवस्था की इकाई मान लेने के बाद आपको कठिनाई क्या आएगी? लेकिन परिवार को व्यवस्था की इकाई नहीं माना जा रहा है। अभी तो संविधान में तो राष्ट्र और प्रदेश दो को ही माना जा रहा है, गांव को भी नहीं माना जा रहा है। लेकिन 92 में राजीव गांधी के बाद जो बना संविधान संशोधन, उसमें गांव को मान लिया गया, परिवारों को नहीं माना गया। मेरे विचार से परिवारों को आप व्यवस्था की इकाई मान लीजिए, तो फिर एक बात और हमको करनी चाहिए कि एक परिवार की डिफिनीशन भी तो बनानी पड़ेगी कि परिवार माने क्या। भाई गांव की तो हमने बना ली है, परिवार की भी बनाइए कोई ना कोई परिभाषा। इस तरह हम लोगों को एक आदर्श परिवार की कल्पना करनी चाहिए कि हम काल बाह्य जो परंपराएं हैं, ये बताइए आपकी परंपरा तो बनी हुई थी कि आप दाढ़ी नहीं बनाएंगे मंगलवार को और गुरुवार को, या क्या था। अब अगर किसी इस तरह की बाध्यता कायम होती है तो परिवार तो आधुनिक बनेंगे ही, तोड़ेंगे ही। पहले तो नियम मैंने देखा है कि दक्षिण दिशा में इस दिन नहीं यात्रा करनी चाहिए, या हम जा रहे हैं अगर रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अब अगर इस प्रकार की परंपराओं को आप तर्क संगत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये तो ग्रह से है, फलाना है, ठिकाना है, अगर आप सिद्ध करते हैं शास्त्रों का उदाहरण दे करके, तो शास्त्रों के प्रति अनास्था पैदा हो जाएगी लोगों में। क्योंकि आज विज्ञान का युग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम रुक जाएं उसके लिए। और अभी अगर आपके शास्त्रों के उदाहरण अगर स्वीकार भी कर लेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि अब तकनीक और विज्ञान के आधार पर समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे विचार से परंपराओं से चिपके रहना भी गलत है, और सारी परंपराओं को गलत मान करके और उनको अनावश्यक बिना सोचे समझे बदलने की बात भी ठीक नहीं है। ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा परिवार व्यवस्था में सरकार को दखल क्यों देना चाहिए, जब तक कि परिवार व्यवस्था, परिवार अपने नियम बनावे। जो नियम परिवार बनावे अपने नियम बनाएंगे, उसमें एक ही केवल आप रोक सकते हैं कि परिवार में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश न लगे, मौलिक अधिकार न छीने जाए। अर्थात क्या मौलिक अधिकार होगा परिवार में व्यक्ति का? केवल एक, जब वो चाहे तो परिवार को छोड़ सकता है, बस। बाकी परिवार में फिर कोई मौलिक अधिकार नहीं रहता है, उसको छोड़ देने दीजिए आप। उसमें कहा है को कि आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसके कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो पूरा का पूरा मौलिक अधिकारों का हनन है, ये जो कानून है ये। तो आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, और परिवारों को अपनी आंतरिक व्यवस्था, अपने आंतरिक नियम कानून सब बनाने दीजिए। कोई मतलब नहीं है कि उसमें किसी प्रकार के सरकार का कोई हस्तक्षेप हो। जो नरेंद्र जी ने एक बात बताई
पश्चिम के बारे में बात तो सही है कि भाई पश्चिम में मिलावट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पश्चिम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है बाजार पर। यहां तो आप सीधा सीधा अपने स्कूल को तो आप सुधार नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल को, और प्राइवेट स्कूल पर फीस तय कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो फीस नहीं ले सकते हो। क्या मतलब है आपको इस बात से कि अगर कोई आदमी अपना सामान महंगा बेच रहा है तो आप उसकी जगह सस्ता बेचना शुरू कर दीजिए, और खरीदने वाला अगर महंगाई लेगा तो आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले? तो अगर पश्चिम में जिस तरह बाजार की स्वतंत्रता है, यहां अगर उस तरह की स्वतंत्रता आप न दे करके उस पर 25 तरह का बंधन लगाएंगे तो मिलावट की जिम्मेदारी किसकी होगी? मिलावट रोकना आपका काम है। आपका काम रेट कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन आप मिलावट तो रोक नहीं पा रहे हैं, रेट कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने स्कूलों का स्तर तो सुधार नहीं पा रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक रहे हैं। ये मेरा मत है। तो मेरा यही कहना है सिर्फ आपसे कि वर्तमान समय में परंपरागत परिवार व्यवस्था को आंख बंद करके मान लेना कि यही अब वो एकदम आदर्श है, यह बात ठीक नहीं है। अब परंपरागत परिवार व्यवस्था में सारी गलतियां हैं। इस तरह का भी अगर कोई प्रचार आता है तो वह भी गलत है। परंपरागत परिवार की कमजोरियों को विचारकों द्वारा निष्कर्ष निकाल करके उनमें संशोधन करना ही वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए बस, अब आप लोग बताइए आगे। बाबा नमस्कार। हाँ बताइए पवन जी। बाबा सबके अपने अपने राम होते। मैंने भी जो है अपने मन में आपका जो है एक रूप बनाया है। मेरे विचार विचार से जो संस्था है ये, वह यह बताती है कि आप यह जानो कि समाज सबसे बड़ा है। व्यक्ति के लिए परिवार बड़ा है, यह जानो। सारे बेईमान एक हैं, उनके बीच न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। बेईमानों के कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं। लेकिन ईमानदार और विचारवान लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जाति में हैं। आपका यह मंच बताता है कि आप सहमत हो या न सहमत हो, फिर भी विचारवान लोग एक मंच पे जुड़ें और नाहक बातचीत करें। यहाँ पर विचारवान लोग जुड़ते हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से विचारवान लोग एक मंच पे इकट्ठा होने की आदत पड़ेगी, तो ईमानदारों का भी एक आइडेंटिफाई होगा, जो समाज के लिए बेहद जरूरी है। 2 नंबर की चीजों को स्वीकार कीजिए। आदर्श स्थितियों में फंसकर हम यह सोचते हैं कोई बहुत आदर्श बात करेगा तो वही सही है। इस्लाम की अवधारणा ने हमको आदर्शवाद की तरफ धकेल दिया। हिंदुज्म आदर्श से दूर था। यह मंच यह बताता है कि आदर्शवाद को धकेल दीजिए और 2 नंबर लोगों को, 2 नंबर के स्थितियों को महत्व दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। कोई आदमी को चरित्रवान, दुष्चरित्र, बेईमान, ईमानदार समझ करके आप उसे जो है अपमानित मत करिए। उसके विचारों को सुनिए, उसको बोलने का अवसर दीजिए। आपकी इच्छा हो, सहमति हो तो मानिए, नहीं इच्छा हो, नहीं सहमति हो तो मत मानिए। आप भी अपने जो आपके उत्तम विचार हैं उसको रखिए। यह ऐसा मंच है जो सबको
विचारवान लोगों को जुड़ने का मौका देता है और इससे सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका भविष्य में आ सकती है। धन्यवाद। ठीक है, बताइए कोई प्रश्न। सुनील देव जी हाथ उठाए हैं, कुछ बोलना है क्या? हाँ बताइए मदन जी। जी जी मैं सुन रहा बाबा हूँ। जी मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ बताइए सुनील देव जी क्या कहना, अच्छा क्या मदन जी क्या कहना है बताइए, क्या प्रश्न है आपका नीता का? मैं ये पूछना चाह रही थी, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जैसे परिवार को संवैधानिक ढांचा देने की क्या जरूरत है, मतलब एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि के अलावा और संवैधानिक ढांचे की कोई जरूरत, तो मतलब क्या जरूरी है संवैधानिक ढांचा परिवार को देना? एक बात सोचिए कि कोई भी व्यक्ति बिना समाज के पैदा होता ही नहीं है। कोई एक हेलो व्यक्ति किसी भी एक संतान को पैदा नहीं कर सकता। हेलो इसका मतलब ये है जी कि हर व्यक्ति दो व्यक्तियों जी को मिलाकर ही पैदा हुआ है और उसका जन्म समाज से हुआ है, समाज में हुआ है, इसलिए उसका अस्तित्व समाज में अनिवार्य है। जी अच्छा अब एक बात बताइए, जी सुरक्षा के अतिरिक्त भी अगर परिवार व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो कैसे भविष्य में जी आपका आगे आगे का सिस्टम कैसा होगा? जी इसलिए यह अनिवार्य किया जा रहा है, जी कम से कम दो लोगों को एक साथ अवश्य जुड़ना चाहिए, कम से कम दो। कुछ सुनील देव जी लिख रहे थे कोई बात? मैं लिखा बाबा वो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति दो की इकाई से ही पैदा हुआ है, उसका जन्म, तो किसी न किसी के साथ तो उसे रहना ही पड़ेगा। और यहाँ एक नई बात आधुनिक व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जो रक्त का संबंध ना होकर के भी कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो परिवार जुड़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं मैं देखता। एक विवाह होकर के स्त्री जब आती है तो उसका रक्त संबंध नहीं होता है, लेकिन वहाँ भावनाएं और संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जहाँ भावनाएं संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, वही चाहे परिवार हो, समाज हो या देश हो या कोई संस्था हो, बहुत अच्छे से चल पाती है, निर्वहन उसका हो पाता है। दूसरी एक बात यह है कि कर्तव्य और अधिकारों का भी बोध कराती हैं संवेदनाएं और भावनाएं। रही बात जैसे आपने कही थी जो बृहस्पति की है, वो ठीक है। वो सामाजिक कुछ मान्यताएं अलग अलग अपने लोगों ने बना ली हैं, तो इसमें मैं समझ रहा हूँ सबकी मान्यताएं एक नहीं है, उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। और विज्ञान जो है वो इन चीजों को नकारता है, तो विज्ञान मनुष्य को वैज्ञानिक सोच रखनी ही चाहिए। जी धन्यवाद। ये देखिए आपने कहा संवेदनाएं और भावनाएं, ये संवेदनाएं और भावनाएं किसी नियम से नहीं बनती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम पर, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था। हर आदमी कोई बने भावनाओं या संस्कार, ये तो व्यक्ति पर निर्भर है। तो संवेदनाएं होनी चाहिए, इसके बारे में तो कोई हाँ नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन संवेदनाएं किसी व्यक्ति के अंदर किसी नियम कानून से नहीं डाली जा सकती हैं। आज तक दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं बना है कि संवेदनाएं किसी नियम कानून से डाली जाए।
वो उनका व्यक्तिगत मामला है। होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि होनी चाहिए। नहीं, यहाँ जी बाबा बिल्कुल ठीक है। जो कानूनी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि उस हाँ, कानूनी व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से संवेदनाएं, भावनाएं नहीं बनाई जा सकती, लेकिन नियम कानून से तो बन सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा पक्ष हो जाएगा जहां परिवार के जो कुछ नियम बने हुए हैं, समाज के नियम बने हुए हैं, या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति, जैसे माता या नानी या दादी जो किस्से कहानी सुनाते, वो भी एक नियमबद्ध में बने हुए थे। मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी कर्तव्य क्या है, बच्चों को संस्कारित करना है, तो इस तरह बैठ करके भोजन करें, एक नियमबद्ध ही था इस तरह का। तो मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि जब व्यक्ति की भावनाएं, संवेदनाएं नहीं जुड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है अशांति और युद्ध का कलह जो है पैदा हो जाता है। ठीक है। चलिए, और कोई बात किसी को? बताइए ज्ञानेंद्र जी। देखिए, मैं आपको अगला विषय बता दूं। वैसे तो ये महिलाओं का जो मामला है ये बहुत लंबा चल सकता है, अभी काफी विषय बचे हुए हैं, लेकिन इसको ज्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं है। मेरे विचार से इसको 2 दिन और चला करके हम लोग कोई नया विषय लेंगे, और फिर जो बचा हुआ महिलाओं पर है, महिला पुरुष संबंधों पर जो बचा हुआ चैप्टर है, इसको फिर हम लोग 6 महीना के बाद समय निकालेंगे कि बचे हुए विषयों पर और चर्चा कर लें। तो कल मेरा सोचना ये है कि कल हम लोग एक विषय लें, कोटेशन है 576। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। महिला सशक्तिकरण, कितनी समस्या कितना समाधान। ये कोटेशन नंबर है 5763 से, और ये बहुत लंबा है वैसे तो, आप देख लीजिएगा। 5763 से जितना जहां तक होगा मैं कल लिख दूंगा। तो 5763 से शुरू होता है कि महिला सशक्तिकरण, कितनी समस्या कितना समाधान। बताइए, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। देखिए अब ब्रजेश जी। रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। जी, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। 2 दिन में हम लोग समाप्त कर देंगे अब इस विषय को। और अगर शनिवार को कोई तात्कालिक विषय रखना हो तो ब्रजेश जी और सोच लीजिएगा। जी बाबू जी, देख लेंगे। देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक रखना होगा तो कल बता दीजिएगा, और नहीं तो ये महिला सशक्तिकरण वाले में से 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है बाबू जी।